नमस्कार, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। बिहार चुनाव के रुझान अभी भी आ रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में जो बताया गया, दैनिक भास्कर के अलावा और किसी का भी जो रिजल्ट था वो अभी के रुझान के मुताबिक नहीं था। सब बता रहे थे कि आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे रहेगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। सुबह से ही एनडीए ने अपनी बढ़त बनाए रखी है और ये पहली बार नहीं हुआ है। इट हैपेंस टाइम एंड अगेन। हर इलेक्शन से पहले हम एक देखते हैं कि एक हवा बनाई जाती है, जबकि उस वक्त हवा बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनको वोट देना था उन्होंने वोट दे दिया। तो क्या ये किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को, किसी संगठन को खुश करने के लिए ये एक्सरसाइज होता है? ये प्रश्न हम आज उठा रहे हैं कि ये एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता कितनी है। इसको जानने के लिए हमारे साथ चर्चे में शामिल होंगे राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश गौतम जी, वकील और राजनीतिक समीक्षक राकेश सिंह परमार जी, और वरिष्ठ पत्रकार, टीवी पर बड़ा लंबा इनका इनिंग्स रहा है, पीयूष श्रीवास्तव जी, जो एंटरप्रेन्योर भी हैं और इन एक्सरसाइजेस को अंदर से देख चुके हैं। उन्होंने देखा है कि वो जिन जिन चैनल्स पे काम करते थे वहां ये किस तरह से आयोजित या प्रायोजित होता है। तो सबसे पहले राकेश परमार जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने कल इसी विषय पे एक कार्यक्रम भी रखा था। आपकी राय में ये क्या होता होगा एग्जिट पोल? नमस्कार। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि मुझे चैनल का अनुभव है, क्योंकि मैं कभी किसी चैनल में नौकरी किया नहीं। तो कैसे होता क्या होता है, मैं दर्शक हूं समाचार चैनलों का, उस आधार पर मैं कहता हूं। अभी बिहार का ले, मैं पीछे बाद में जाऊंगा। बिहार में मतदान के समय 5 बजे तक करीब करीब सभी समाचार चैनल पर एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही थी। सभी समाचार वाले बाइट के साथ, माइक पर वीडियो बाइट के साथ बता रहे थे कि कोई कह रहा था कि जी दारूबंदी की वजह से मैं नीतीश जी को वोट दूंगा, मोदी की वजह से मैं भाजपा को वोट दूंगा। मतलब महागठबंधन, उनका लग रहा था कि सब पे जमानत जब्त होने वाले हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि 5:05 पर 360 डिग्री यू टर्न हो गया। वो सभी के सभी कुर्ता सिलवा दिया लालू जी के बेटे को, नया टेलर को कुर्ता दे दिया भाई कि ये वाला पहन करके जाऊंगा मैं। सब जगह जगहसाई होने लगी। मेरा ये मानना है, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं बिना किसी से क्षमा मांगे, या तो वो आप सर्वे दिखाना बंद करिए, क्योंकि वो डायरेक्ट आप किसी सरकार का, किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि मुझे अगर पता चलेगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी मेरे मोहल्ले से जीत रही है, मेरी विधानसभा से, तो मैं तो फिर उसके विरोध में काहे फेसबुक लगाऊंगा, नहीं तो पुलिस से पकड़वा देगा आप। और सर्वे अगर मान लो आ जाए कि यार मैं जिसका प्रचार करता हूं तो हार रहा है, तो मेरी तो साफ सुन हुई ना, मेरी तो हालत खराब होगी ना 2 दिन तक। आप जो 2 दिन तक पूरे देश को सासत में डाले हुए हैं। अब परिणाम ये था, मैंने कल भी कहा था, अगर एनडीए जीत रहा है मतलब आपका प्रचार काम आ गया, और अगर महागठबंधन जीत रहा है तो फिर आपका वो प्रचार कहां गया था। अगर इन दोनों में से ना हो करके एनडीए जीता, फिर आप ईवीएम हैक, ईवीएम चोरी, ईवीएम में छेड़छाड़ वाला इल्जाम तो आपने ठोक दिया ना, क्योंकि आपने पूरा हवा बना दिया कि एनडीए के जगह अब महागठबंधन जीत रहा है। करीब सभी चैनलों पर आप जिस अखबार का नाम ले रहे हैं वो विजुअल नहीं है, लोग देख रहा है ना, उसका जरा माइंड पर असर पड़ता है। आजकल पढ़ने वाला चीज रखता है, आपकी बात मानता हूं, लेकिन तुरंत दिमाग पर असर करता है जो विजुअल है, सामने देखना, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। अब मान लीजिए कि मैं महागठबंधन का समर्थक हूं, एनडीटीवी का हूं या एनडीए का हूं, किसी का भी हूं, मैं तो एक मिनट कहूंगा ना कि यार सारे चैनल बता रहे थे कि महागठबंधन जीत रहा है, जरूर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ हुआ है, मोदी ने बेईमानी किया है, नीतीश ने बेईमानी किया है। मतलब आप गृह युद्ध में झोंक दिए लोगों को, 2 पार्टी वाले आपस में झगड़े। ये समाचार चैनल वाले जानबूझ के कर रहे हैं या कोई करवा रहा है? मेरा इल्जाम है कि ईवीएम की बदनामी करने के लिए यह प्रायोजित कार्यक्रम है, और हमारे देश की मीडिया नीचे जा चुकी है। उसका अब विश्वसनीयता खत्म नहीं, नाश हो चुका है, और वो स्वयं उसके लिए जिम्मेवार है। ईवीएम की बदनामी कराना उनका कोई एजेंडा है जिसको वो आगे ला रहे हैं। अभी तक के लिए मैं यही कहूँ। आगे As an insider, Piyush, how do you look at this situation? ये आपको क्या लगता है? आप राकेश जी से
सहमत है? नहीं, राकेश जी ने जो अपनी बातें कही हैं वो जी। ठीक है, उनका अपना परसेप्शन है, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने जो बातें कही वो सब ठीक है अपनी जगह। लेकिन हाँ। एज अ प्रोफेशनल मैं बिल्कुल इससे नहीं सहमत हूँ, बिकॉज जो आज के दिन में एग्जिट पोल को नापने का जो पैरामीटर होता है, जो सर्वेस हम लोग कंडक्ट कराते हैं, कई सारे इलेक्शन कैंपेन को मैंने पर्सनली मैनेज किया है, लोकसभा इलेक्शन हो चाहे अभी स्टेट इलेक्शन, चाहे एमपी के बाईपोल्स, क्योंकि हमारा फोकस बिहार पे इस बार कम था कोविड की वजह से, लेकिन एमपी बाईपोल्स में हमने बहुत डिसेंटली काम किया है। आई ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिया लार्जेस्ट पीआर फर्म। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आज के दिन में ये इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है कि अगर हम ढंग से मेजर करते हैं तो उसको गलती की उसमें गुंजाइश होती नहीं है कहीं। ये आपको यूएस इलेक्शन में भी दिख जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डिपेंड इस पे करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, जो सैंपल आप इकट्ठा कर रहे हैं वो सैंपल किस तरह से ले रहे हैं, किस मेथोडोलॉजी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में आके अक्सर गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि पीछे कई बार के जो एग्जिट पोल बिहार में गलत हुए हैं, उसके पीछे ये है कि वहां पर आपको एग्जिट पोल आप कोई भी पोल निकालते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो जनता आपको जवाब देती, जिन लोगों को आपने सैंपल में शामिल किया वो आपको जवाब क्या देते हैं। अगर वहां पे आपको जवाब ही गलत मिल जाए या आपको वहां पे जवाब ही एक्यूरेट ना मिले तो आप क्या करेंगे। ये एक मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब हम फील्ड में होते हैं, स्पेशली कोविड के टाइम पे किस तरह का सैंपल लोगों ने कलेक्ट किया। जैसे एक्सिस और इंडिया टुडे का जो पोल है वो अक्सर बड़ा एक्यूरेट होता है, पीछे कई इलेक्शन में उन्होंने ठीक ठाक किया, इस बार वो कहीं दूर दूर तक आसपास नहीं है। तो ऐसे इतना बड़ी गलती आखिर उनसे कैसे हुई, तो अब इसके ऊपर एनालाइज करने वाली जो बात ये होगी एज ए एजेंसी, वो ये इस तरह से एनालाइज करेंगे कि उनका सैंपल कलेक्शन इस बार किस तरह का था, किस तरह के बेल्ट में उन्होंने सैंपल कलेक्शन किया, उसमें कितना ऑथेंटिक था, जो फील्ड में लड़के सैंपल कलेक्ट किए वो कितना ऑथेंटिक तरीके से उसको कलेक्ट कर पाए। ये एनीवे उसके टेक्निकल बातें हैं। तो एक बार कहीं ऐसा गलत हो गया, इससे पूरे के पूरे इस प्रोसेस को गलत ठहरा देना ये अपने आप में उचित नहीं है, और इसके पीछे किसी भी चैनल का कोई एजेंडा नहीं होता है। जो अभी राकेश जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है इसका कोई भी ऐसा चैनल होगा जिसका कि कोई एजेंडा। बार गलत क्यों साबित होता है पीयूष जी, बार बार गलत क्यों साबित होता है? नहीं, तो बार बार सही भी तो साबित होता है। देखिए, या तो भगवान सही होता है या तो फ्रॉड सही होते हैं। इधर द गॉड इज राइट और द फ्रॉड्स आर राइट, और ये साबित करता है कि चैनल्स आर नन, मीडिया चैनल्स आर नन ऑफ देम, न भगवान है न फ्रॉड है। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हर बार वो सही हो जाए, सही भी तो होता है ना। 2019 में जो प्रेडिक्शन हुआ लगभग सही हुआ ना, 303 था, बीजेपी 300 पार करेगी, मैंने 26 अप्रैल को लिख दिया था, अब बीजेपी 300 पार की। तो 2017 में बीजेपी आ रही, कोई नहीं मान रहा था, लेकिन सारे आंकड़े उसके फेवर में आए थे। 2017 भी मैंने लिखा था और वो भी आया। तो ऐसा नहीं कि हर बार ये गलती होता है, हाँ कभी कभार गलती होती है, किसमें ये प्रोसेस है, इसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये कहना कि किसी चैनल का कोई एजेंडा होता है और किसी मलाइस इंटेंशन की वजह से ऐसा करना चाहते हैं, लड़ाने भिड़ाने के लिए नहीं होता। आप कह रहे हैं कि जितने भी मान लीजिए 7, 8, 10 जितने भी हैं इस एक्सरसाइज में, क्योंकि चैनल को करते नहीं है, किसी एजेंसी को हायर करते हैं, तो इनमें से किसी का भी एजेंडा आपको लगता नहीं है? नहीं, एजेंडे के साथ कोई नहीं कर सकता। देखिए, एजेंडे के साथ आप एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार फिर आपको कोई आपकी खुद की जो, देखिए किसी भी एजेंसी की क्रेडिबिलिटी सब कुछ होती है, आप बार बार गलत करते जाएंगे। जैसे एक चैनल है जो कि अपने आप को देश का आजकल नंबर 1 चैनल कहता है, जिसके ओनर को लेके अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र में कंट्रोवर्सी भी चल रही है, उसके यहाँ जो एग्जिट पोल दिया जाता है वो हमेशा वो इतना बड़ा गैप दिखाता है। इस बार भी उसने दिखाया कि 91 से 117 के बीच में बीजेपी की सीट रहेगी। तो सैंपल जब आप लेते हैं और अगर प्रिडिक्शन करते हो तो प्लस माइनस 5-6 का माना जाता है, लेकिन इतना बड़ा आप गैप दे देंगे, वो भी 243 सीटों वाली असेंबली में, फिर तो आपका कहीं ना कहीं तुक्का बैठ ही जाएगा। तो ये सब को हम साइंटिफिक प्रोसेस नहीं मानते। बट जैसे जो ऑथेंटिक एजेंसीज हैं, एक्सिस हुई, सीएसडीएस जो करके दिखाता है, सी वोटर जो करता है, इनके पास अपने साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, उस तरह के टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास, जहां पे ये लोग करके दिखाते हैं, उसको माना जाता है कि वो काफी हद तक ऑथेंटिक होते हैं। अब इक्का दुक्का गलती तो कहीं ना कहीं सबसे हो ही जाती है। इस बार जैसे बिहार में हो गई गलती, हो गई, लेकिन उसके पहले 19 में जितना भी प्रेडिक्शन है वो काफी हद तक सही हुआ है ना लोकसभा इलेक्शन में। राकेश जी कुछ कह रहे थे, शायद असहमत हैं आपसे। मैं ये कह रहा था कि वो पीयूष जी ने जो बात कहा वो उनके बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन देखिए है क्या, आप 3000, 5000, 10,000 लोगों से सैंपल लेते हैं। मैं भी, कई मेरे मित्र हैं जो इनके फील्ड में काम करते हैं, मैं उनका रेफरेंस देना उचित नहीं मानता, बट आप 4 करोड़ लोगों पर वो 400 लोगों की मनोदशा को कौन सा विज्ञान है जिसमें ये करेंगे, रहा सही साबित होने वाला। वो एक लाइटर नोट है, ये साइंटिफिक नहीं है, एक लाइटर नोट है, थोड़ा हंस भी लिया करें
होता क्या था कि हमारे गांव में कहावत है कि एक पंडित जी बेचारे शौच के लिए जंगल में गए तो देखे कि एक गधा फंसा हुआ है झाड़ियों में, निकल नहीं रहा था। वो उधर से आए, तब तक उसका मालिक रोते भी लगते गया, पंडित जी जरा पतरा देके ये मेरा गधा नहीं मिल रहा है। बोले दक्षिणा क्या देगा? वो लेने के बाद ऐसे वैसे किए, बोले कि यार दक्षिण दिशा में एक झाड़ी में फंसा हुआ है। वो गया, बेचारा गधा मिल गया। अब क्या हुआ कि पूरा चर्चा हो गया कि पंडित जी तो बहुत बड़े ज्ञानी है, पंडित जी बहुत बड़े ज्ञानी है। इन बिटवीन राजा को उनके ज्ञान का पता चला कि यार तो बड़ा ज्ञानी आदमी है। राजा ने उनको बुलाया, भाई बुला मेरे यहाँ, उनके ज्ञान की परीक्षा लेना है। वो जो शाम को दीपक जलता है ना तो कीड़े उड़ते हैं, हमारे यहाँ उसको फतिंगी बोलते हैं। पंडित जी का निक नेम ना गांव घर का नाम फतिंगन था। राजा ने क्या किया, कीड़े को हाथ में पकड़ लिया और बोला कि बताओ मेरे मुट्ठी में क्या है, अगर बता दिया तो आधा राज दे दूंगा, नहीं तो तेरा गला काट दूंगा। अब पंडित जी को तो कोई ज्ञान विज्ञान था नहीं, उन्होंने कहा हे प्रभु आज तो लगता है फतिंगे का जान चली जाएगा। वो फटाक से उठा, उनके पांव में गिरा, ये महाराज बाप रे बाप, आप इतना महान ज्ञानी है, आपने पहचान लिया। ये जो एग्जिट पोल वाले होते हैं ना, वो फतिंगन की जानने वाले होते हैं। कभी सही हो गया तो बहुत वाह वाह, और गलत हो गया तो गॉड इज ग्रेट। मेरा ये कहना है कि एग्जिट पोल पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी को संशय में डालता है। 2 दिन तक नहीं चलाएंगे तो कुछ बम नहीं फट जाएगा, आपकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। मैं संदेह करने लगूं कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस गलत है, लोकतंत्र पर यह धब्बा है। अगर एग्जिट पोल ना होगा तो लोकतंत्र को या चैनल को कुछ नुकसान नहीं होना। ये मेरा अपना मानना है। एक बात बताइए राकेश जी, बात बताइए, एस्ट्रोलॉजी को एक मिनट, मेरा अगला प्रश्न जो है, जो आप सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि मैं झूठ किसी को नहीं मानता, जो आप सच्चाई बता रहे हैं और जो राकेश की सच्चाई बता रहे हैं, उन दोनों के बीच की सच्चाई मैं बता रहा हूँ कि कुछ संस्थाओं का आपने नाम लिया, जैसे मान लीजिए कि रिपब्लिक टीवी जो है, आपका संकेत उस तरफ था, उनके लिए जन की बात सर्वे करते हैं और आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा मार्जिन बताते हैं वो। इसी प्रकार आप देखिए कि शुरुआत में जब ये एग्जिट पोल्स जब लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया था, तो चाणक्य हमेशा मार्जिन ज्यादा बताता था दूसरों से। तो और पहली बार जब लोगों ने देखा चाणक्य के फिगर्स देखे तो लोग घबरा गए कि इतना कैसे हो सकता है, लेकिन वो सही साबित हुआ। उसके सही साबित होने के बाद लोग ज्यादा से ज्यादा अरे चाणक्य क्या बोल रहे हैं वो देखो, चाहे उस बार चाणक्य किसी के लिए भी कर रहा हो, लेकिन लोगों का एक हो गया। लेकिन फिर चाणक्य भी आगे जाकर कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो इसलिए केवल मार्जिन के आधार पर ये कहना कि ये विश्वसनीय नहीं है, मुझे थोड़ा मतलब और कन्विंसिंग चाहिए। मैं अभी फिलहाल कन्विंस्ड नहीं हूँ। पीयूष जी देखिए, पहले मैं राकेश जी से पूछना था, राकेश जी आप ज्योतिष पे विश्वास करते हैं? बिल्कुल नहीं, ज्योतिष शास्त्र नहीं करते, लेकिन ज्योतिष शास्त्र है ना, उनका टर्न आएगा। ज्योतिष शास्त्र है, हर बार ही हो जाए ऐसा सही, ऐसा भी जरूरी नहीं। और डिपेंड ये भी करता है कि प्रेडिक्शन कर कौन रहा है और कितनी ईमानदारी के साथ कर रहा है। वही चीज इसमें, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार इलाज हो भी जाता है, कई बार मरीज मर भी जाता है, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि डॉक्टरी का जो पूरा पेशा वही गलत हो गया। ना 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 ना, मैं क्षमा चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। पीयूष जी, डॉक्टरी विद्या को ये अनुमान समझ जोड़िए। वो बेचारा ऑपरेशन करता है, बाई मिस्टेक ऑपरेशन गलत हो सकता है, दवा रिएक्शन कर सकता है, वो यहाँ उदाहरण गलत है। ज्योतिष वाला तक में चुप था, डॉक्टर वाला पे नहीं। डॉक्टर साइंटिफिक तरीके से इलाज करता है, बॉडी रिएक्शन करने वाला बात है। बीमारी होगी यही तो करते हैं डॉक्टर, फलाना सिम्टम यहाँ पर दर्द है, फलाने हुआ तो ये दवा ये होगा, तो भी नहीं, उसके पास लैब टेस्ट होता है ना। डॉक्टर को इसमें ना जोड़े, और ज्योतिष तक था ठीक था, डॉक्टर को ना जोड़े, क्योंकि डॉक्टर अंदाजे में दवा नहीं देता। अब आप अखिलेश जी डॉक्टर को नहीं मान रहे, हमारे हिसाब से तो ज्योतिष शास्त्र ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि वो हमारे 3-4 बजे से ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं। हाँ जी, अपनी बात है, कहने का मतलब बात तो मेरा अखिलेश जी, आज के शाम के 3:30-4 बजे से जब से ये दिखने लगा कि सुबह से जो रुझान थे बिहार चुनाव रिजल्ट के, वो बदल नहीं रहे, लगभग गैप उतना ही मेंटेन है। तो जिन्होंने बहुत उत्साह दिखाया था 7 नवंबर की रात को कि अब तो एनडीए खत्म, अब तो तेजस्वी राज शुरू होगा बिहार में,
उसके बाद ये जो मैंने शुरुआत में कहा था कि क्या ये किसी को खुश करने के लिए किया जाता है, तो वो लोग तो जाहिर है दुखी हो गए, काफी दुखी दिख रहे थे वो। तो अब क्या हुआ कि वो महाराष्ट्र में संजय राउत के पास चले गए कि कुछ कह दो यार, बड़ा तो नेगेटिव टाइम जा रहा है। तो संजय राउत ने कहा कि नहीं भाई, तेजस्वी की तो इसलिए सराहना कभी की जानी चाहिए कि बेचारा छोटा लड़का है, यंग बच्चा है, लेकिन काफी मेहनत की है उसने, जोरदार फाइट दी है। क्या लगता है आपको? इससे इन कथनों से आपको लगता नहीं कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, ऐसे लोगों को खुश या नाराज करने के लिए? जी सबको नमस्कार। नहीं, बेसिकली मैं पीयूष जी से पहली बात तो ये सहमत हूं, और चूंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड का रहा हूं, तो एग्जिट पोल एक एम्पिरिकल स्टैटिस्टिकल साइंस है। इट इज अ साइंस। बस ये है कि वो एक्चुअली क्या है कि अभी प्रॉब्लम ये है कि लोग हम एक दूसरे तरीके, हम सिर्फ क्या है कि चाहे वो ज्योतिष हो और चाहे वो एग्जिट पोल हो, हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट की बात में हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट से ही उसको नापते हैं, पर हम उसके पूरे प्रोसेस को नहीं जानते हैं कि उसके बैकग्राउंड में कितना एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन होता है, डेटा एनालिसिस होता है, हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस होता है, हिस्टोरिकल डेटा कंपाइलेशन होता है, और फिर हम उसको एक ट्रेंड, हिस्टोरिकल ट्रेंड को हमको कंसिडर करना पड़ता है, और फिर हमको ये देखना पड़ता है कि करंट ट्रेंड कहां पे जा रहा है। तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत ही कहना चाहिए इट्स अ वेरी सिंसियर साइंस इन्वॉल्व इनटू इट, और उसमें एक बहुत गहन अध्ययन और मननशील लगता है। पर यह बात यहां होती है कि चूंकि जो टीवी चैनल्स होते हैं और 6 बजे वोटिंग बंद हुई और 6:30 बजे मुझे डेटा पब्लिश करना है, तो मे बी जो डेटा जो टीम होती है एग्जिट पोल्स या पोल्स को कंडक्ट करने वाली टीम, उनको अपना डेटा कंसोलिडेट करने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा, इसमें देखिए कई चीजें हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है कि हर इलेक्शन अपने आप में यूनिक होगा। दूसरी बात यह होगी कि इलेक्शन जब हम यूपी और बिहार की बात करेंगे और महाराष्ट्र या एमपी की बात करेंगे, तो हम जमीन आसमान के अंदर की बात कर रहे हैं। यहां पर जितने फैक्टर्स कंसीडर करी जाएंगे, हिस्टोरिकल प्लस एज वेल एज करंट फैक्टर्स में, इसमें एक बहुत जैसे मैंने बोला कि एक थोड़ा टाइम लगना चाहिए था। इसमें क्या, अगर इसको आप देखोगे 2009 में CNN IBN ने क्या किया था कि जब लास्ट डे इलेक्शन हुआ था तो एक डेट पब्लिश की थी, लेकिन एक दिन बाद फिर उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया और उन्होंने बोला कि नहीं, यूपीए 209 पे तक जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि पहला दिन तो अपना डेटा जो था पब्लिश कर दिया और उसके हिसाब से कुछ खास नहीं जा रहा था, लेकिन अगले 2 दिन में उन्होंने डेटा को कंसोलिडेट किया, फिर से रिव्यू किया और फिर देखा कि यार ये ट्रेंड, ओवरऑल नेशनल ट्रेंड कैसे जा रहा है। देन दे वर एबल टू पब्लिश दैट 209, और वो वाकई ऑब्वियसली उतना पहुंच भी गया। So it is a science, it is an empirical method, and it requires lot of actually you can say a mathematical scientific attitude, unbiased, most importantly unbiased, to really publish that. All the figures, let me share with the audience. The figures are NDA 126, NDA 126, महागठबंधन 110, LJP अभी भी 0 पर है और अन्य 7 पर है। अभी भी ये रुझान है। हाँ जी, अखिलेश जी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, राइट। सो बेसिकली जब हम इसकी हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि राकेश जी ने जो भय दिखाया है ना, कि कारण क्या है कि अभी एक मोमेंटम डेवलप हो रहा है। ये बात तो सही है, एक मोमेंटम डेवलप हो रहा है साइकी में, एक मींस इंडियन साइकी में, कि ईवीएम अब जब ये क्या करेंगे, जैसे 4 मतलब सारे के सारे चोर अगर इकट्ठे होकर पब्लिक में अगर एक अनाउंसमेंट कर दें कि नहीं भाई ईवीएम तो हैक होती है, बस बात खत्म, तो आप विश्वास मानिए सुप्रीम कोर्ट में भी जो मैटर जाएगा और लोग बोलेंगे हाँ भाई यही सही बोल रहे हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि ईवीएम का डेवलपमेंट, ईवीएम का इंप्लीमेंटेशन, ईवीएम की साइंस, उसका ऑपरेशनलाइजेशन, इट इज एब्सोल्युटली हैक फ्री। लेकिन क्या होता, साइकी खेल के आप जो है ना पब्लिक प्रेशर बना दोगे कि भाई नहीं ईवीएम तो हैक होता है, ईवीएम तो हैक होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो शंका राकेश जी ने व्यक्त करी है, वो शंका जरूर है कि भाई अभी आप एग्जिट पोल पे सबके सब बोल रहे थे कि आरजेडी जा रहा है, तो लोग बोलेंगे भाई देखो जब सबके सब एग्जिट पोल बोल रहे थे और यहां पर तो उल्टा गेम हो गया, तो इसका मतलब और क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गेम हुआ है, कहीं ना कहीं खेल हुआ है। एक चीज अखिलेश जी, मुझे ऐसा लगता है ईवीएम के मामले में, उसके बारे में जो कयास लगाए जाते हैं, जो अटकलें लगाई जाती है, उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य
जिसको सरकार द्वारा प्रसारित किया जाना चाहिए कि ईवीएम भारत का जो है वो स्टैंड अलोन यूनिट होता है, अर्थात वो हैक तो हो सकता है, आप मशीन चोरी कर लें, आप उसको हैक कर लें, लेकिन भारतीय चुनावी प्रक्रिया को हैक करने के लिए आपको एक एक मशीन, एक एक बारी बारी आपको हैक करना पड़ेगा। ये विदेश में, पाश्चात्य में ईवीएम क्यों नहीं चालू किया गया? उन्होंने जो गलती की थी, उनके इंटरनेट से कनेक्टेड यूनिट होते थे, स्टैंड अलोन यूनिट नहीं होते थे। जबकि भारत में जो ईवीएम यूज होता है वो स्टैंड अलोन यूनिट होता है। और ये जो हर चुनाव के बाद कुछ लोग हल्ला मचाने लगते हैं कि जो हार जाते हैं वो कि ईवीएम टेम्परिंग हुई है, लेकिन मैं अपने एक प्रश्न पे, इससे पहले जो आपने कहा, वो मैं राकेश जी के पास ले जाता हूँ। राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि पीयूष जी ने जो आपके सामने मेडिकल साइंस का उदाहरण रखा, आपने नकार दिया। मुझे लगता है कि ये सेफोलॉजी जो है, इस सब्जेक्ट की तुलना शायद इकोनॉमिक्स से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो लोग हैं वो कभी भी इकोनॉमिक्स को साइंस नहीं मानते हैं। परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। वो प्रेडिक्शन देते हैं कि फला देश जो है उसकी इकोनॉमी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और बात जी एक बात बताइए, जैसे मैंने मेडिकल साइंस का एग्जांपल दिया तो मैंने कैसे गलत दिया? डॉक्टर्स का पैनल बैठता है, एक मरीज है, उसको सर्टेन सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर का पैनल बैठता है, वो तय करता है कि इसमें ये सिम्टम्स है तो ये बीमारी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो हर बार गलत सही हो, वो गलत भी कई बार होता है, जिसके वजह से मरीज की मौत तक हो जाती है। तो स्पेकुलेशन का मतलब ये नहीं कि पूरा हवाई होता है, ऑफकोर्स उसके पीछे साइंस होता है, डेटा होता है, जैसे सैंपल कलेक्शन होता है, रैंडम सैंपल कलेक्शन होता है, सिस्टमैटिक होता है। और ये जो पूरी साइकोलॉजी होती है डेटा कलेक्शन की, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट होता है सैंपल कलेक्शन में, उसके ऊपर बेस्ड होता है। और एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है जिसने कि इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वो थ्योरी में कभी आपको भेजूंगा, पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बेस पे पता चलता है कि डेटा साइंस अपने आप एक साइंस। आपको पता है, अमेज़न का एक एग्जांपल देता हूं, मैं जब पढ़ता था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो ये मेरा एक हम लोग को कॉन्सेप्ट ये पढ़ने को मिला था। वहां पे अमेज़न के ऊपर एक बार केस हुआ था, किसी एक लड़की के फादर ने उसके ऊपर केस कर दिया कि तुम मेरे बच्ची को, 15 साल की मेरी बेटी है, तुम उसको प्रेग्नेंट वुमेन के जो सामान होते हैं इस्तेमाल होने वाले, वो उसके ऐड उसके मेल बॉक्स में भेज। उसने सू किया। अमेज़न ने जवाब दिया कि आपकी बेटी या तो प्रेग्नेंट है या तो प्रेग्नेंट होने वाली है। आपको पता है उसको कैसे पता चला? जो उनका बिहेवियर पैटर्न होता है कंज्यूमर का, उसके बेस पे इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैलकुलेट करता है और एग्जैक्ट चीज बता सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ, द गर्ल वाज प्रेग्नेंट। तो बहुत सारी चीज डेटा के माध्यम से हम आज के दिन में आपके बारे में बता सकते हैं। आपका सोशल मीडिया पे जो पैटर्न है, आप वेब में किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, उसके बेस पे बहुत कुछ बताया जा सकता है। इसलिए सारा कुछ डिपेंड करता है कि वो जो सैंपल कलेक्शन की मेथोडोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी एग्जांपल दे रहा हूं खाली आपको, कि हमारे यहाँ हम लोग, जैसे हम एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल्स में हम लोग नहीं है, हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी मैपिंग हम करते हैं, डेमोग्राफी मैपिंग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी मैपिंग के लिए हमारे पास बहुत ही शानदार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। हम क्या करते हैं उसमें कि जो आप फॉर्म लेके भरने जाते थे, कि फॉर्म पे भरवाते थे हम अब तक सैंपल कलेक्शन, हमारे यहाँ वो नहीं होता है। हमको सामने अपने जिसका हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम की भी हमको जरूरत नहीं होती है। हमारे जो फ्रंट कैमरा है, ये इसमें फेशियल रिकॉग्निशन है, इसके थ्रू हम सारा डेटा सैंपल कलेक्शन कर लेते हैं और वो जो बातें बोलता है उसके कीवर्ड्स को हमारा सॉफ्टवेयर कैच करता है। उस कीवर्ड के बेस पे हम बता सकते हैं कि फलाने कॉन्स्टिट्यूएंसी के फलाने वार्ड में या फलाने बूथ पे क्या वहां के मेजर प्रॉब्लम्स है, और अलग अलग बूथ के अलग अलग प्रॉब्लम्स के बेस पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू ऑटोमेटिकली एक साइंटिफिक रिपोर्ट जनरेट कर पाते हैं कि उस वहां की प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके बेस पे हम पूरी की पूरी इलेक्शन स्ट्रैटेजी बना पाते हैं, जो कि बहुत साइंटिफिक है। अगर ये साइंस नहीं है तो क्या है? तो इसीलिए अब इसके पीछे किसका इंटेंशन क्या है नहीं है वो अलग बात है। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि किसने क्या प्रेडिक्ट किया था 7 नवंबर की शाम को। CNN न्यूज 18 के अनुसार एनडीए को 55 सीटें मिलने वाली थी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार 69 से 91, न्यूज एक्स डीवी रिसर्च के अनुसार 110 से 117, रिपब्लिक टीवी जन की बात के अनुसार 91 से 117, टाइम्स नाउ सी वोटर के अनुसार 116। ये एनडीए के बारे में प्रेडिक्शन था इन सभी का। और दैनिक भास्कर ने कहा था 120 से 127।
जो कार्यक्रम की शुरुआत में हम कह चुके हैं। हाँ राकेश जी, मैं पीयूष जी के काम करने के तरीके को नहीं नकार रहा हूं, ना ही इनके विज्ञान को नकार रहा हूं। मैं फेसबुक चलाता हूं तो मेरे फेसबुक पर ना राजनीतिक लोगों का आता है, क्योंकि मैं राजनीतिक गतिविधि देखता हूं। वही और लोगों को देखता हूं कि जो देखता है वो आता है। मैं समझ रहा हूं वो चीजें, वो बिल्कुल विज्ञान है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं लॉ ग्रेजुएट से पहले साइंस ग्रेजुएट हूं। आपकी उस बात, देखिए हम सोशल लोग हैं, मुझे मतलब नहीं है कि आप 100% 24 कैरेट खरा है, हमको इससे मतलब नहीं है। अगर आपका खरापन हमारे समाज को प्रदूषित करता है, एक आदमी के मन में भी अगर संदेह करता है, तो आपका खरापन बेकार है मेरे लिए। आप बेकार नहीं है, आपका विज्ञान बेकार नहीं है, आपके विज्ञान को मैं नहीं नकारा। मैं अभी बात करता हूं सामाजिक हैसियत। देखिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है। पीयूष जी, मेरे मन में अगर 1% संदेह आ गया कि यार सभी कह रहे थे कि महागठबंधन जीत रहा है, कि जरूर मोदिया ने कुछ किया है, तो जानते क्या बात, ये लोकतंत्र पर खतरा है। आप अगर 2 दिन वो नहीं चलाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं समझ रहा हूं, हाँ कुछ लाख लोगों की रोजी रोटी पर फर्क पड़ेगा। आजकल बेरोजगारी में कई लाख लोग इसमें लगे हुए हैं, कई चैनल पर काम हो रहा है। अब तो चुनाव मैपिंग, लोगों को जिताना, मुद्दा तय करना, साबुन बेचने में कौन सी कंपनी, वो सब मार्केटिंग वाले घूमते रहते हैं। हमारे घर में भी रोज डोरबेल बजता रहता है कि जी क्या क्या लेते हैं। मैं वो नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट है, मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं समाचार के माध्यम से जानना चाहता हूं। मतदान के दिन तक आपने लोगों का बाइट मुझे सुनाया है, पूरे 1.5-2 महीना तक, जाति आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, पुरुष महिला, यहां तक कि 10 से 20 साल वाला आदमी क्या सोचता है, 20 से 30 वाला, 40 से 50 वाला, 60 से उम्र 22 तक आपने दिखाया। वो बोल रहा है, देखिए मेरा तो पहले बेटी ना रात नहीं दिन में भी घर से नहीं निकलती थी, अब फराटे से साइकिल से आते, मैं तो नीतीश को दूंगा जी। एक कारज भाई 370 हट गया, मैं तो मोदी को दूंगा जी। माइक पर बोल रहा है। वो आपके विज्ञान जैसा हिडन नहीं है, क्योंकि आप चेहरा नहीं दिखाते। उसके तुरंत बाद माइक वाला, और जैसे मतदान समाप्त हुआ, गौतम साहब ने कहा कि वो डाटा कलेक्ट में टाइम है, 5 बजे तक मतदान खत्म हुआ, 6 बजे 7 बजे जो खत्म हुआ, 5 मिनट बाद आप नहीं दिखा सकते। वो बिल्कुल ठीक है। आप कहिए ना कि मतदान का वो जो सैंपल है आने में अभी थोड़ा टाइम लगा, मैं आपको ना 2 घंटे बाद, जैसे चुनाव आयोग ने बोला कि देर रात तक आएगी क्योंकि काउंटिंग में समय लग रहा है, आप भी कहिए तो एंथेटिक रहेगा। यही मेरा प्रश्न है। मेरा तो इस पूरे सिनेरियो पर ऑब्जेक्शन है कि ना तो आप सर्वे दिखाइए, क्योंकि आप मेरा माइंड वॉश कर रहे हैं कि भाई एनडीए की बढ़त हो रही है, क्योंकि सभी चैनल पर लोग बोल रहे हैं। क्या मैं ये मान लूं कि आपका कैमरा हमारे गांव में गया था तो एक आदमी भी महागठबंधन के पक्ष में बोलने वाला नहीं था? महागठबंधन की भाई तो आपने दिखाया नहीं। बायस्ड है कि नहीं आप बायस्ड है, मैं ये इल्जाम लगा रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे गांव में एक भी आदमी नहीं मोदी को खराब करने वाला मिला? अगर ऐसा है तो आप अपने विज्ञान पर, अपने तकनीक पर दोबारा विचार करें कि कुछ ना कुछ है। मैं आपके काम करने के तरीकों को नहीं नकार रहा, उसको स्वीकार रहा हूं, लेकिन अगर उससे समाज प्रदूषित हो रहा है तो ये गलत है, और गलत है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। इसको अगर बंद कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, मन प्रदूषित नहीं होगा। ये कहा। तो राकेश जी एक ही लाइन कहना चाहूंगा, अगली बार जब एग्जिट पोल दिखे आज तक पे तो चैनल चेंज करके एचबीओ लगा लीजिए, बात खत्म हो गया। सभी लोग नहीं, फिर आप ठीक है, आपका सुझाव बिल्कुल बढ़िया था। फिर आप वो एग्जिट पोल दिखाने से पहले एक घोषणा करें कि देखिए ये मेरा वाला कोई आधार से नहीं है, मैं बकवास दिखा रहा हूं, आप मनोरंजन वाले चैनल पर चले जाइए, क्योंकि ये पक्का नहीं हो सकता। हम कहीं कहेंगे, हम तो साइंटिफिक डेटा दिखा रहे हैं ना। हम तो मैं आपके साइंस से तो प्रभावित हूं। आपका साइंस प्रमाणित करता है कि ये सही है और वो गलत हो जा रहा है। यही देखिए, आप मेरे बात को समझिए पीयू जी, मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल एस्थेटिक है, विज्ञान है आपका, आप गलत हो ही नहीं सकते। और जब गलत हो गया तो मेरा संशय जाएगा ना, यार पीयू जी बिल्कुल साइंटिफिक आदमी है, उनका डाटा एनालिसिस गलत हो ही नहीं सकता। मोदिया ने गलती किया है भाई, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं ये मेरा पॉइंट पकड़े में कहा जा रहा हूँ, मेरा पॉइंट पकड़िए। अन्य तरीके से सारे डॉक्टर को अपना दुकान बंद कर देना चाहिए, सारे ज्योतिषों को दुकानें बंद कर देनी चाहिए, फिर तो बात ही खत्म हो गया।
एक गलती हुआ इसी तो बात आपको को बाहर मैं एक अन्य मोदी सरकार परिवेश ने में इतना रखा। सारे पॉलिसी डिसीजन लिए है, अगर उनके एक डिसीजन खराब हो गया, जैसे डिमोनेटाइजेशन को लेके आज तक व्हाइट पेपर नहीं ला पाई सरकार, जीएसटी को लेके मनोज झा बोलने लगे कि ईवीएम है, मनोज झा बोलने लगे, अगर आप कहें तो मैं ऑन करूं, मनोज झा बोलने लगे कि ईवीएम संदेह के घेरे में है, सारा चैनल दिखा रहा था। अभी देखिए स्टार न्यूज पर, एबीपी पर मनोज झा का बाइक आ गया। बोल रहा है, उसकी बात खत्म हो गई ना। मनोज झा प्रवक्ता है। ना 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 पीयूष जी, मेरी बात सच साबित हुई। रिकॉर्डिंग की इजाजत होनी चाहिए। नीतीश कितना कलंक दे रहा है ये देखा जाएगा पूरी मीडिया। एक मिनट पढ़ रहा हूं मैं नहीं पढ़ रहा, मनोज झा का बयान है। नीतीश कुमार पर आरजेडी ने निशाना साधा, रिकॉर्डिंग की इजाजत हो, चुनाव के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और कल, एक मिनट सुन लीजिए, यही संदेह है मेरा। देखिए मैं बंद कर दिया। मनोज झा ने ये कह दिया ऑफिशियली, राज्यसभा सांसद है, राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो। संदेश डालिए कि नहीं मेरे दिमाग में पीयूष जी? जहां मैं आपको लेके जा रहा था, एक आदमी ने प्रश्न डाल दिया। मैं यही कह रहा हूं कि मनोज झा को पता है कि गलत नहीं है। मनोज झा प्रोफेसर है, पढ़े लिखे आदमी, मालूम भी हैक नहीं हो सकता, उनको पता है। लेकिन वो आपके सर्वे के सहारे पर पूरे चुनाव प्रक्रिया को कलंकित करना, लोगों के मन में संदेह डालने का काम कर दिया। मैं पीयूष जी यही कहा। राकेश जी, मैं आप ही के प्रश्न को एक अन्य तरीके से पीयूष जी के सामने रखता हूं। देखिए, आपका मेथड कितना भी साइंटिफिक हो, वो मैनुअल कैलकुलेशन से तो अधिक साइंटिफिक नहीं हो सकता। लेकिन आप जो साइंस बता रहे हैं वो एक सचमुच के जेन्युइन साइंस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। राकेश जी की बात को अगर मैं पैराफ्रेज करूं तो देख, अनम्यूट कीजिए। हाँ, पीयूष जी। हाँ, राकेश जी की बात को अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं, आपने कहा कि आपका मेथड साइंटिफिक है। मैं ये कह रहा हूं राकेश जी की बात को पैराफ्रेज करते हुए कि आपका जो साइंस है वो आपके साइंस से भी जो अधिक क्रेडिबल साइंस है, जो है मैनुअल काउंटिंग, उस पर लोगों का संदेह डाल रहा है आपका साइंस। जी, कहाँ उस पर डाल रहा है सर? मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि इंसान है, गलती होती है, हो गया इस बार लोगों को। देखिए, मैंने तो किया नहीं, ऐसा नतीजा आने वाला है और उसका उल्टा नतीजा आया, लोगों को कहने का बहाना मिल गया कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम को टैंपर किया गया है। तो सर एक बात बताइए, जब 2019 लोकसभा इलेक्शन में हमारा सारे एग्जिट पोल सही हुए थे, तब भी तो लोगों ने ईवीएम पे ही उंगली उठाई थी। तो जो हारे करे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो नोचने के लिए कुछ तो चाहिए ही उनको, तो कुछ नहीं मिलता तो ईवीएम। तो अब ये कहावत होगी कि खिसियानी बिल्ली की ईवीएम नोचे, तो वही वाला कहावत चल रहा है। 2019 में भी लोगों ने कहा था, 17 में भी कहा था, 14 में भी कहा ईवीएम खराब है। कब नहीं कहा? 2009 में जब हारे आडवाणी जी, तो आडवाणी जी ने भी कहा था, तो कब नहीं कहा? इसको सीरियसली लेने की जरूरत है क्या? हम लोग को उस पर बहस करने की भी जरूरत है क्या? नहीं। हारने वाले को कुछ ना कुछ नाच ना आए, आंगन टेढ़ा, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही करने के लिए, तो कहते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? बट हम लोग को सीरियसली लेना चाहिए क्या? क्योंकि देखिए, चाय की दुकान पे, सुनिए जी, चाय की दुकान पे जो लोग बैठ के बहस करते हैं और हम आप जो बातें कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। तो इन बातों को क्या हम गंभीरता से लेना भी चाहिए, वो बड़ी बात है। क्योंकि जो हारेगा वो किसी न किसी को तो आरोप लगाएगा ही। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो पूरा का पूरा वहां के बैलेट पेपर पे उंगली उठा दी, तो बैलेट भी खराब है, ईवीएम भी खराब है, तो फिर काहे पे किया जाए चुनाव? तो इसी को मैं एक अन्य तरीके से मैं अखिलेश जी के पास इस प्रश्न को ले जाता हूँ। अखिलेश जी, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, लेकिन आवश्यक नहीं है कि मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। एज सैंपल आप मानिए, जिस प्रकार से योगेंद्र यादव बात करते हैं या जिस प्रकार से यशवंत देशमुख बात करते हैं, मैं सिफोलॉजिस्ट का नाम ले रहा हूं, उनकी बातों से उनका राजनीतिक रुझान स्पष्ट हो जाता है। क्या ऐसे व्यक्तियों को सिफोलॉजी के लाइन में रहना चाहिए? तो एक कदम पीछे लेते हैं अखिलेश जी, एक कदम पीछे लेते हैं। सिफोलॉजिस्ट छोड़िए, जिन जर्नलिस्ट की बातों से उनकी आइडियोलॉजी डिफाइन हो जाती है, क्या उनको जर्नलिस्ट बने रहना चाहिए? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल पीयूष जी ने सही बात बोली है और आपने भी सही प्रश्न किया। बात सही है कि एक्चुअली पहली बात तो यह है कि पोल्स आर इंफोटेनमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज एन इंफोटेनमेंट।
कि आपके इंफॉर्मेशन को लेकर, डेटा को लेकर हम एक एंटरटेनमेंट आपको करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसको सीरियसली लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इसकी जरूरत क्यों है, यहां पर मैं राकेश जी से थोड़ा सा डिफर करूंगा कि ये जो बोलते हैं कि ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल को बैन कर देना चाहिए, एक्चुअली डेमोक्रेसी में, जिस दिन सुरजीत जी हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर, तो एक जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, so how does the people want to feel that they are empowered? The one way of to feel the empowered is the exit poll and opinion poll, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए है, ओपिनियन बनाने के लिए मुझे ओपिनियन चाहिए। आदमी ये नहीं कि घर में बैठ के मैं सारा मैनिफेस्टो पढ़ूंगा, नीतीश का पढ़ूंगा, एनडीए का पढ़ूंगा और मैं एक डेटा एनालिसिस करूं, मैं पूरा किसने क्या परफॉर्मेंस किया और मैं इंडिपेंडेंटली जाकर वोट देके चुपचाप घर पे आ जाऊं। दिस इज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट अ हर्ड मेंटालिटी वेयर आई वांट टू फॉर्म माय ओपिनियन बेस्ड अपॉन एन ओपिनियन। So opinion polls are exactly a democratic need and a democratic right, first of all. Second thing is, an exit polls are also a democratic right कि भाई ठीक है, why like in US and पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में 5 बजे चुनाव खत्म होते हैं, 6 बजे से काउंटिंग चालू हो जाती है। हमारे यहाँ पे नहीं होता है। अमेरिका में भी जैसे चुनाव खत्म होते हैं काउंटिंग चालू हो जाती है, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे 2-3 दिन का एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है। तो उस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में पीपल आर फीलिंग यू कैन से स्टार्व्ड आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड दे आर डाइंग, दे वांट टू नो यार ऊंट किस करवट बैठा है। तो उस गैप को फिल करने गैप, let's say I concede your point and Piyush's point that it's a certain kind of science. Whatever that science is, it may not be as absolute as physics or mathematics. It is not. But it's a science nevertheless. Even then, there are a few agencies that are extremely reputed. अगर मैं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की बात करूं, राकेश जी आप भी इस प्रश्न को ले सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में Pew Research, PEW, Pew Research और Gallup Poll, GALLUP, इनका बहुत नाम है। जनरली ये जो कहते हैं उसको विश्वसनीय माना जाता है। तो अगर हम इस मान के भी चले कि सेफोलॉजी जो है वो एक साइंस है, तो शायद साइंस के कुछ छात्र बेहतर हैं, दूसरे छात्र जो है फेल करने वाले छात्र हैं। हो सकता है ऐसा? राकेश जी अनम्यूट करिए। हाँ देखिए, बिल्कुल ये हम पर लागू है कि मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं मिसाइल तकनीक का ज्ञान नहीं हासिल कर पाया, खींच खाच के पास कर गया। वही चीज पीयूष वाले साइंस में भी हो सकती है ना, कि पीयूष वाला साइंस जो है वो सैटेलाइट साइंस नहीं बना, एटम बम वाला साइंस नहीं बना, हमारे जैसा फिसडी साइंस बना होगा। मैं फिसडी नहीं कर रहा हूं उनको, मैं ये कह रहा हूं। देखिए परेशानी कहां है, मैं फिर से कहूंगा, जैसा पीयूष जी ने कहा ना कि पत्रकार भी अब सीधे पक्षकार हो गए हैं, बिल्कुल है, मैंने ताली बजाया था। आपने 2 नाम लिया, वो दोनों अपने अपने वॉइस हो करके बोलते हैं। मैं तो पीयूष जी पर 100% भरोसा कर रहा हूं कि एकदम सत्य बोल रहा है। परेशानी इसी में, जैसे ही मेरे दिमाग में आएगा कि पीयूष जी बिल्कुल राजनीतिक दल के तरह से है कि ईवीएम पर इल्जाम लगा देंगे, बेमतलब इररिलेवेंट है, नहीं, मैं पीयूष जी का सम्मान कर रहा हूं कि बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल साइंटिफिक इनके पास है, एनालिसिस बिल्कुल पक्का है। तभी तो मैं परेशान हूं कि यार एक आदमी बड़ा पक्का वाला, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो बायस नहीं है, उसका रुझान किसी की तरफ नहीं है, वो अपने सैंपल के आधार पर, अपने सर्वे के आधार पर डाटा एनालिसिस करके, मेहनत करके बेचारा हमको बताया है कि महागठबंधन जीत रही है। 4 दिन के बाद एनडीए जीतने लगी तो मैं क्या कहूंगा? मेरे पास 2 प्रश्न होगा, नहीं पीयूष यार गलत बोल गए, या मोदी ने कोई खेल कर दी। दोनों ही अगर मेरे माइंड में आता है तो ये गलत है। मैं हमेशा, देखिए मैं सोशल साइंस पर बात कर रहा हूं, मेरा समाज ना प्रभावित हो, ये करूंगी। के सिवान का नाम सुने हैं आप? जानते हैं कौन है? के सिवान, इसरो चीफ। वो अभी जहाज वो अपना भेजे थे वहां पे, वो नहीं लैंड कर पाया चांद पे। लैंड करते करते वो टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, संपर्क टूट गया। कहने लगे आधे लोग कि मिशन फेल हो गया। उसको मिशन फेल नहीं मानेंगे ना, क्योंकि लैंडिंग भले फेल हो गई, लेकिन बीच में जो प्रोसेस और डेटा कलेक्ट हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो लेकिन इसके वजह से पूरे इसरो पे या पूरे उसके ऊपर तो नहीं आप क्वेश्चन करते इसको बंद कर दो, ये तो बेकार है, क्या फायदा हुआ करके। अब चांद पे लैंड भी कर जाता तो क्या फायदा होता? जैसे पाकिस्तान के साइंस मिनिस्टर ने कहा कि जब दूरबीन से देख ही सकते तो क्या जरूरत है वहां पे भेजने की। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना सर।
नहीं, बात तो सही यहाँ पर सुरजीत जी ने आपने जो बात बोली, बात तो सही है कि अखिलेश जी, पीयूष जी, आपने मुझे एक मैसेज भेजा है, तो क्योंकि मैंने आपको एज बतौर पत्रकार और इंसाइडर ही मैंने बताया है, आप अगर चाहें तो मैं उसको मैं उसकी घोषणा भी कर सकता हूँ। अभी वो खाली सर आपके रेफरेंस के लिए था, क्योंकि आपसे काफी दिन से बात नहीं हुआ था, तो आपके रेफरेंस के लिए था। ठीक है, मेरा प्रश्न ये था कि ये जो आप कह रहे हैं कि ठीक है, चंद्रयान का आपने उदाहरण दिया कि ठीक से लैंड नहीं कर पाया, और यही तो प्रश्न था कि शायद जैसे मान लीजिए नासा और इसरो, अगर हम कहें कि जो एस्ट्रोनॉमी है या फिर जो रॉकेट साइंस है वो नासा को बेहतर आता है इसरो से, इसी प्रकार से हो सकता है ना कि सी वोटर को सीएसडीएस से बेटर आता हो, सीएसडीएस को आपसे बेटर आता हो, आपसे जो है वो जन की बात को बेटर आ सकता है ना? अरे बिल्कुल आ सकता है सर। सारा खेल इसके ऊपर हो जाता है कि सैंपल कलेक्शन कैसे हुआ है और जिससे कलेक्ट हुआ है सैंपल वो कितना सच बोल रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान में 3 फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहला होता है वहां पे कि वो उस वक्त हमारे यहाँ का ज्यादातर वोटर साइलेंट होता है। जैसे अमेरिका में आप देखेंगे तो वहां पे वो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं कि ये रजिस्टर्ड डेमोक्रेट है, ये रजिस्टर्ड रिपब्लिकन है, तो वहां पे सैंपल करना आसान होता है। इंडिया में बताना की काफी बात हुई है, साइलेंट ट्रम्प वोटर। हाँ, इस बार काफी बात हुई। इस बार लेकिन वही चीज हिंदुस्तान में तो नहीं पता चलता। एक ही परिवार में मियाँ बीवी किसी और को वोट कर रहे हैं, उनके मम्मी पापा किसी और को वोट कर रहे हैं, बच्चे किसी और को वोट कर रहे हैं, और किसको कौन बताएगा कि हम किसको कर रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन में देखा, माँ बाप बीजेपी को वोट कर रहे हैं, बच्चे जाके आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस तो हमको यहाँ पे हिंदुस्तान में दिख ही जाता है। तो पहला वो हो जाता है, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी का उसमें इशू आ जाता है कि भाई पता नहीं लोगों को हम जिसको बता रहे हैं वो कौन है, क्या है, कैसा है, जान लेगा तो क्या करेगा हमारे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हिंदुस्तान में आ जाते हैं, और पर्टिकुलरली बिहार जैसे स्टेट में। तो इसलिए वहां पे डेटा कलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए वहां पे इतना भी अगर हम उसके आसपास एक्यूरेसी में पहुंच गए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इसको लेके पूरे प्रोसेस को खत्म कर देना, उसको खारिज कर देना, मेरा तो नहीं है। पीयूष जी, 2 बातें इससे याद आती है। मैं जब किसी चैनल पे जाता हूँ एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया जताने के लिए, या फिर जिस दिन नतीजे आ जाते हैं फाइनल उस पर अपनी प्रतिक्रिया जताने के लिए, और कभी कभी जो मेरे बगल में कोई सेफोलॉजिस्ट बैठा रहता है, बीच में जो ब्रेक होता है, जब विज्ञापनों के लिए ब्रेक होता है, उससे बातचीत होती है, कैजुअल बातचीत होती है, और कभी मान लीजिए कि कैलकुलेशन सही नहीं बैठता है तो बोलता है हमको इस बार ठीक से पैसा नहीं मिला था। इस बार जितना व्यापक हमारा एक्सरसाइज होना चाहिए था, चैनल वाले अगर मुझे उतना पैसा देते तो मैं करता। ये मेरी गलती नहीं है, चैनल वालों ने इतने पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं उतनी गहराई तक जा नहीं पाया। सही कहा सर। मैंने आपने वही बात कही थी जो मैं कह रहा हूँ, आप वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा कि सारा खेल सैंपल कलेक्शन का है। हाँ। अब जैसे हम डेमोग्राफी सर्वे करते हैं तो हमारा एवरेज सैंपल साइज होता है 1000 का। 1000 के सैंपल साइज के लिए हम 5 से 6 लाख रुपए का चार्ज करते हैं डेमोग्राफी सर्वे के लिए, ठीक है। अब उसमें तो एक हमको सर्टेन डेटा ही मिलेगा ना, आपको बहुत ऑथेंटिक चाहिए। आप कहेंगे नहीं हमको 20,000 का सैंपल चाहिए, तो 20,000 के लिए उतना मल्टीप्लाई भी हो जाएगा पैसा। तो अब अगर हमारा कैंडिडेट उतना पैसा देने के लिए सक्षम है तो हम वो भी करते हैं, तो और हमारा जो सैंपल है वो और ऑथेंटिक हो जाता है, हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो कंक्लूजन है वो और ज्यादा सटीक हो जाता है। नहीं हो पाता तो ये तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि सैंपल बात कही है ना पीयूष जी, ये बिल्कुल परिप्रेक्ष्य में डाल देता है बिहार चुनाव के नतीजे को, क्योंकि कई सारे जो 7 नवंबर शाम को जो आए थे एग्जिट पोल के नतीजे, कई जगहों में लिखा हुआ था कि सैंपल साइज 1000 था, जो कि मेरे ख्याल से नाकाफी साबित हुआ है। 1000 का सैंपल साइज जो है, शायद चैनल्स को अधिक उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए था ताकि एजेंसी 1000 के सैंपल साइज, मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि मुझे प्रोसेस समझ में आता है, 1000 के सैंपल साइज पे तो एग्जिट पोल हो ही नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए। ये तो मतलब उनको नकार देना चाहिए। पाप कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूएंसी मैपिंग करते हैं जिसमें एक कैंडिडेट के लिए हम खाली तय करते हैं कि तुम्हारे लिए इस इलेक्शन में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, जनता तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। ये 2 सवाल का जानने के लिए हम मिनिमम सैंपल साइज 1000 का लेते हैं, जिसमें कि हम लगभग सारे बूथ को टच करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप पूरे के पूरे इलेक्शन को अगर आप जो एग्जिट पोल निकालो उसमें 1000 के सैंपल साइज पर करते हैं, फिर तो ये तो जनता के साथ धोखा है। इससे मुझे एक और चीज की याद आ रही है अखिलेश जी, अगर हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचें
जो कि सेफोलॉजी जैसा काम करते हैं, लेकिन उनका काम असल में चुनाव प्रचार है। मेरा इशारा आरएसएस की तरफ है। आपको पता है कि भाजपा के लिए प्रचार आरएसएस करती है, ठीक है। मैं कई वर्ष पहले की बात है, 2014 की बात है, जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से लड़े और उसके बाद वहां पे आरएसएस के जो स्वयंसेवक प्रचार में जुटे हुए थे, उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या नतीजा होगा। वो बहुत ही मतलब आश्वस्त होकर बोले कि नहीं, हम तो जीत रहे हैं भारी मार्जिन से। फिर मैं उन लड़कों के साथ बैठा कि भाई कैसे जीत रहे हो। तो जो उनमें से जितने भी पन्ना प्रमुख थे, आपको पता होगा पन्ना प्रमुख क्या होता है, पन्ना प्रमुख जो थे उन्होंने बताया कि इस मोहल्ले से इतना, इस मोहल्ले से इतना, इस मोहल्ले से इतना। तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ उनके एक्सरसाइज से कि कितना इन्होंने कितनी मेहनत की है, देखो। तो इस तरह से कह रहे हैं तो सही होगा। इसके बाद क्या हुआ, अगले साल 2015 के चुनाव समाप्त होने के बाद, जिस वक्त दिल्ली के चुनाव की बात कर रहा हूं, किरण बेदी खड़ी थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आरएसएस के लोग काफी आश्वस्त थे। मैं सेफोलॉजी के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूं। अब क्यों आश्वस्त थे, देखिए, आरएसएस के स्वयंसेवक करते क्या है कि उनको बहुत बढ़िया आइडिया होता है हर मोहल्ले का, जो पन्ना प्रमुख बनाया जाता है, जो बूथ वाइज जो डिवीजन होता है, ठीक है। अब चुनाव के दिन वो ये देखते हैं कि हमारे तरफ के जितने लोग हैं उनमें से कितने परसेंटेज बाहर आए वोट देने के लिए। अगर वो मान लीजिए 80-90% हो जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे लोग तो सब आए। 2015 में उनका कैलकुलेशन गलत क्यों हो गया? क्योंकि जो आपके लोग हैं केवल वही वोट थोड़े ही देते हैं, जो आपके लोग नहीं है वो भी तो वोट देते हैं। मान लीजिए आपके 100% लोगों ने वोट दिया, लेकिन जो लोग संघी नहीं है उन्होंने भी तो वोट दिया। तो इसलिए आप देखिए दिल्ली चुनाव में 2015 में क्या हुआ था कि भाजपा का वोट शेयर बढ़ गया था, या फिर रिटेन था वही 32-33% के हिसाब से, लेकिन फिर भी भाजपा हार गई। तो क्या इस तरह की गलती सेफोलॉजी में हो सकती है, जिसमें कि किसी एक प्रकार के डेमोग्राफी को स्टडी किया जाए? मतलब ये जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है, अगर एक संघी परिवार है तो मान लिया जाता है उसके 5 सदस्य हैं, 5 एडल्ट हैं, तो 5 बीजेपी को वोट देंगे। हो सकता है ना हो जी। जी बिल्कुल सही बात सुरजीत जी। देखिए आपने बहुत मतलब अंदर डीप जाकर उसके नर्व्स को पकड़ने की कोशिश करी है। देखिए बेसिकली सीट प्रोजेक्शन और डेटा सैंपलिंग और उसमें ये 2 डिफरेंट थिंग हो जाती हैं। जब भी सामने वाले को फाइनली सीट प्रोजेक्शन देना है तो वो जैसे पीयूष जी ने बोला एक गट फीलिंग पे आता है। वो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि मान लीजिए 1% या 1.5% या 2% डिफरेंस है, पर अगर वो 2-3% डिफरेंस कंसिस्टेंटली हो रहा है पूरे स्टेट में, तो देयर विल बी अ स्वीप, 2/3 मेजोरिटी से और 3/4 मेजोरिटी से भी ले सकता है। तो लेकिन जब आपको सैंपलिंग आएगा तो आप बोलोगे यार 3-4% ही डिफरेंस आ रहा है, तो इसको मैं कैसे पब्लिश करूं? ये इट कैन गो हियर वे और दैट वे ऑल्सो, इसमें कोई तो नहीं। अच्छा, मैं आई विल ब्रिंग बैक टू द थिंग दैट जो सैंपल कलेक्शन हुआ, देखिए आज आरजेडी को देखिए और बीजेपी को देखिए, सुबह से लेके दोनों को नाउ इन दिस चुनाव में एक्चुअली 2 चीजें क्लियर हुई है, आरजेडी और बीजेपी, बाकी हैव बिकम अ काइंड ऑफ अ टर्शरी है ना, नॉन इंपॉर्टेंट एक्टर्स नाउ सुबह में आप देखेंगे तो बीजेपी और आरजेडी के बीच में एकदम टग ऑफ वॉर चल रहा है। तो कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कोई 74 जा रहा है, फिर 71 जा रहा है, फिर 78 जा रहा है, 72 जा रहा है, बस लोग दोनों 75 के पेंडुलम के आगे पीछे घूम रहे हैं। अब इस पर ही अगर इस पर ही कोई सेफोलॉजिस्ट ये बोले हाँ यार मेरे को कंसिस्टेंटली अगर आरजेडी का मिल रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो 75 को 125 तक लेके जाएगा। और दूसरा सेफोलॉजिस्ट बोलेगा वो बीजेपी को 75 से 125 लेके जाएगा, बट द पिक्चर लाइज इन बिटवीन। सो प्रिसाइसली इट इज अ साइंस, precisely at the end of the day when you are publishing the data, there is a difference where a viewer like Rakesh Singh, जो राकेश सिंह जिस व्यूअरशिप को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, that viewer needs to educate that data sampling, data analysis and seat projections are 3 different elements, 3 different verticals of the same science. So इसको एक डेटा, इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को बताया जाए कि भाई देखो इट इज एन एम्पिरिकल साइंस, और इसमें जो हम सीट प्रोजेक्शन कर रहे हैं, नाविका कुमार ने अपने एग्जिट पोल के बाद बोलने की कोशिश की थी
कि देखिए यहाँ पे सिर्फ 3% की मार्जिन की बात चल रही है, ये कहीं भी जा सकता है। तो ये बताना चाहिए और ये एजुकेट करना चाहिए। हमारे साथ अभी अभी वरिष्ठ पत्रकार पहले बीबीसी में काम कर चुके 2 दशक से अधिक विजय राणा जी जुड़े हैं हमारे साथ। विजय राणा जी, आप जहां पर जिस देश में रहते हैं वहां भी बोरिस जॉनसन का जब चुनाव हुआ था अपेक्षित नहीं था, मतलब वहां के जो ओपिनियन पोल्स वगैरह हैं उन्होंने इस तरह से कोई मार्जिन उनको दिया नहीं था। तो आपको ये सिफोलॉजी कितना रिलायबल लगता है? मुझे लगता है दोबारा से, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे और बहुत क्लैटर इसमें आ रहा है, तो मैं दोबारा से अभी लेट मी लॉग इन और माय I'm removing you for a while to log in again using the same link. Okay? हाँ, ठीक है। तो ये बात आपने सही बोली थी सुरजीत जी कि बेसिकली डेटा सैंपलिंग जो करते हैं वो अपने आप में भी एक सेगमेंट के प्रेजुडिस हो जाते हैं। हाँ। और वो ये भूल जाते हैं कि भाई मैं सिर्फ जो है ना एक जो पाई चार्ट का जो है मैं एक एस्पेक्ट ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं उस पाई चार्ट का दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है। पर वो उनका, लेकिन उनका मैंडेट क्लियर है ना, उनका मैंडेट है कि भाई मुझे बीजेपी हेडक्वार्टर्स तक अपना डेटा पहुंचाना है। वो उसके बाद उसको कैसे एनालिसिस करते हैं उनकी मर्जी है। तो वो जो आरएसएस वाला जो करेगा वो बहुत कूप मंडूक टाइप, वो अपने कूप मंडूक की बात कर रहा है, वो कोई साइंटिफिक डेटा नहीं भेज रहा है, वो अपने टारगेट का डेटा भेज रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस है बिटवीन अ सेफोलॉजी एंड अ पीपल हु आर सेंडिंग रॉ डेटा। विजय जी आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है, बढ़िया। अच्छा, हाँ हाँ। तो विजय जी, मैं कह रहा था कि आप जिस देश में अभी रहते हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, वहां पर भी सेफोलॉजी कितना रिलायबल माना जाता है? क्योंकि अभी जिनका शासन है तो इनको भी जीतता हुआ बताया नहीं गया था यूके के पिछले चुनाव के से पहले। जी देखिए, कई बार यहाँ ऐसा हुआ है कि जो ये जनमत सर्वेक्षण चुनाव पूर्व के होते हैं वो गलत पाए गए हैं। हाँ। लेकिन एग्जिट पोल आमतौर पे सही निकलता है यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फौपा यहाँ से शायद कभी हुआ हो। मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता है, क्योंकि और इसके कुछ कारण भी मुझे लगते हैं जो यदि मैं भारत से तुलना करता हूँ। एक तो यह है कि भारत के लोगों को, जो वहाँ के जो पत्रकार हैं और खासतौर दिल्ली से जाने वाले पत्रकार हैं, वो आम जनता को बड़े पैट्रोनाइजिंग ढंग से देखते हैं, और वो वही उनसे उन्हीं लोगों को संपर्क करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। और ये जानिए, भारत का खासतौर जो ग्रामीण मतदाता है वो कभी आपको अपने मन की बात नहीं बताएगा, तो उसकी थाह लेना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इतना गलत हो जाए कि सब एक, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि दैनिक भास्कर को छोड़ के सबके सब गलत हो जाए, ये बात नहीं है जी। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ इतनी सारी जो पोल करने वाली संस्थाएं इतनी सारी, भारत में तो ढेरों के हिसाब से हर आदमी पोल लेके बैठा हुआ है, कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, कोई कुछ। यहाँ पर जो है वो बड़ी प्रामाणिक और बड़ी संस्था है, जो यूगव है या इस तरह की जो है गैलप है, तो ये वर्षों से काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, स्पेशलिस्ट हैं इनके पास। और तीसरी बात यह है कि यदि बार बार गलत निकलेंगे तो इनका जो मार्केट शेयर है वो यहाँ बिल्कुल, इनकी विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है। तो भारत में ये संभव है कि वहां बार बार गलत बोलने के बावजूद भी लोग विश्वास करें। बल्कि कई बार तो मजाक में कहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां आप जितने गलत निकलेंगे उतने ही बड़े पत्रकार माने जाएंगे। मुझे अभी याद है उत्तर प्रदेश के चुनाव था, उत्तर प्रदेश का, और मैं वापस आता हूँ आपके पास। जी राकेश जी, जब भी बंगाल पर चर्चा होती है, खासकर ये जो विजय जी कह रहे थे कि गांव के लोग अक्सर सच बोलते नहीं है, उनके जीवन को भी, उनके जान को खतरा हो सकता है। बंगाल के विषय पे मैं अक्सर बोलता हूँ कि वहां लोग चूंकि खुलेआम बात करते हैं राजनीति को लेकर, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि कौन ममता बनर्जी की तरफ है, कौन उनके खिलाफ है। उसके बाद उनका जीना मुहाल हो जाता है वहां पर। गांव तो छोड़ दीजिए, आप शहर में जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो ऐसा एक डरावना माहौल, जिसको हम जंगल राज कहते हैं, जो मोदी जी जंगल राज बोल के आए वहां पर बिहार में प्रचार के दौरान, वो जो एक छवि है वो लालू यादव के साथ जुड़ी हुई है। तो नीतीश कुमार के साथ ऐसी छवि तो है नहीं कि उसके खिलाफ बोलेंगे तो मरवा दिए जाएंगे।
तो फिर अगर बिहार के लोगों ने अगर झूठ बोला, सच नहीं बोला, जो लोग गए थे सर्वे करने के लिए, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अभी इसी चुनाव के दौरान समाचार पर वीडियो आया है कुछ लोगों का कि उनको मारा पीटा गया है, जख्मी देह दिखा रहे हैं कि देखिए मेरा ये हाथ टूट गया, ये कट गया। उन्होंने बोला कि तू कमल पर काहे वोट दे आया, तो मैं बोला कि नहीं मैं तो कमल पर नहीं दिया, फिर भी मारा, नहीं तू कमल पर जाकर के दे आया है। मतलब ये आशंका से ही मारपीट हो गई, तो अभी वो कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, थैंक टू नीतीश कुमार की उन्होंने अपराध पर, लालू जी वाली आपराधिक प्रवृत्ति के बिहार का अपहरण उद्योग, जबरदस्ती, मैं आपको बताऊं तब हम लोग ना बलिया और बिहार छपरा बाउंड्री है, पटना जाने के एक बार साधन बस था, आज भी बस ही है। हम लोग बस में जाते थे ना तो पटना तक 3 जगह जबरदस्ती रोकना पड़ता था। राकेश जी 1 मिनट, पीयूष जी को शायद कुछ बोले जाना है। हाँ, आप कोई फाइनल रिमार्क करना चाहें तो फाइनल रिमार्क करके जा सकते हैं जी। नहीं सर, बस यही है कि मैं वही जो मैंने पहले बात की कि एग्जिट पोल हो चाहे ओपिनियन पोल हो, इन सब को करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसको कि हम लोग फॉलो करते हैं, और उसके बेस पे ये सारी चीजें निकल के आती है, और उसके बाद कभी कभी सही होता है, कभी गलत होता है, तो लगी ही रहती है। हाँ, अब इस बार इतना गलत क्यों हुआ, इन सारी एजेंसीज को बैठ के सोचना चाहिए कि किस तरह के सैंपल उन्होंने इकट्ठा किया, और उन चैनल्स को भी सोचना चाहिए कि कॉस्ट कटिंग करके जब अगर आप कराएंगे तो क्या होगा, यही होगा, जैसा कि डिस्कशन में सब बातें निकल कर आई। लेकिन इसके बेस पे इसको सिरे से खारिज कर देना ये किसी भी तरह से नहीं है। यही मेरा क्लोजिंग रिमार्क है। और मुझे माफ करिएगा, थोड़ा सा आज कुछ फैमिली एंगेजमेंट जिसकी वजह से मुझे पड़ेगा। एक बात पीयूष जी सुन लीजिए, आप एक शब्द सुन कर जाइए, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द पीयूष जी के लिए। असल में क्या था कि एक बच्चा ट्यूशन पढ़ाने वाला उसको मास्टर पढ़ा रहा था, तो वो कह रहा था पुट लाइन मनवाल। तो उसका पिता सुना, अरे भाई व्हाइट वॉश बोलते हैं। बोला जी 150 रुपए में व्हाइट वॉश नहीं होता है, पुट लाइन मनवाल होता है। तो सर्वे वाला भी यही है, अगर आप 150 देंगे तो पुट लाइन मनवाल होगा, व्हाइट वॉश के लिए ज्यादा पैसा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे कोई विरोध नहीं है, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपकी बात सुनकर कुछ सीखने को मिला आज। नमस्कार। तो मैं ये कह रहा था कि बिहार में बस में हम लोग पटना जाते थे तो 4 जगह जबरदस्ती रोका जाता था, नाश्ता करिए, भोजन करिए, खाइए, जबरदस्ती उतर खाइए। तो हम लोग पहली बार गए, मैं बोला वो कोई खाने का चला होगा। उसके बाद उस वक्त जिस वक्त 5-7 रुपए के आधार थाली हो जाए करीब, मैं उस बार की बात कर रहा हूँ, 25 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया जबरदस्ती दीजिए। तो जब मैं बस में कंडक्टर बोला भाई तू जबरदस्ती उतार के खिला क्यों दिया, मेरे पास तो 16 रुपया का खर्च हो गया। बोला बाबू साहब अगर आप नहीं देते तो हमको खर्च कर देता, आपको खाना ही है, ये सब लालू जी के गुंडों का होटल है, यहाँ से वसूली होती है उनकी, वो अब बंद है। तो गुंडा राज तो था ही, उसकी पुनरावृत्ति की शुरुआत हो चुकी थी मारपीट से। आज भी बिहार में आम गांव का आदमी खुल के नहीं बोलता कि मैं नीतीश का वोटर हूं या मैं लालू का वोटर हूं। लालू जी का आदमी से कहे का कहता नहीं महाराज, मैंने हम जाए कहीं, मैंने हमको भाई गोल बने रहो महाराज, हम रहुए संगे भाई। वही बात वो नीतीश के सामने बोलेगा, वही बात सबके सामने एक टेप चलाएगा और वोट देगा अपने जात वाले पर। जात से अलग हट करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का मतदाता कहेंगे, बल्कि मैं तो कहूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार, मैं वहां पूर्वांचल का हूं, जात से अलग हटा ही नहीं है। आप कितना हो कह दीजिए, थोड़ा बहुत ही मोदी का हवा रहता है। समाज ने हमको इतना जात में बांट दिया कि हम आगे बढ़ ही नहीं। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का अनुभव दिल्ली के भी अगर आप गांव में जाए, जिसको आउटर दिल्ली कहते हैं, वहां पर जो गांव है, जो जाट के गांव हैं, गुर्जरों के गांव हैं, वहां पर भी अक्सर इस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की देखने को मिलती है। मैं बहुत साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले, जब हमारे ही कुछ पत्रकार मित्रों ने सोचा था कि एक पार्टी बनाएंगे, तो हम आउटर दिल्ली से शुरू हुए थे क्योंकि हमारे पास इस तरह के कार्यकर्ता बहुत थे। अखिलेश जी, हम एक मस्जिद में गए और वहां इमाम बैठे हुए थे अंदर, ठीक है, तो इमाम बैठे हुए थे और जो है इससे पहले हमने जो कार्यक्रम किए थे वहां पर, अपने कुछ छोटे मोटे जुलूस निकाले थे, उसमें कई लोगों ने वंदे मातरम वगैरह का नारा दिया था। आपको पता है कि उसके बाद कैसी प्रतिक्रिया होगी एक मस्जिद के अंदर। खैर हम मस्जिद के अंदर गए तो इमाम जो लगे वो कंफर्टेबल नहीं लगे हमको देखकर, ठीक है।
इतने में एक मौलाना आ गए वहां पर, और वो भी हम हमारे जुलूस वगैरह देख चुके थे। तो मौलाना आ गए, उन्होंने इमाम से कहा कि नहीं, मस्जिद में अगर कोई आता है तो उसको ना नहीं बोलते, मस्जिद में कोई आता है तो उसको ना नहीं बोलते। तो आप वो मदद के लिए आए हैं कि आपकी कम्युनिटी का मदद चाहिए, आप भी जुड़े उनके साथ। तो ये जो आप बिहार की जो बात कर रहे हैं राकेश जी, ये मोहल्लों तक में होता है और समुदायों में भी होता है कि हमारे समुदाय को ब्रांडेड न कर दिया जाए कि हम इस पक्ष में हैं या उस पक्ष में हैं। तो ऐसे में सिफोलॉजी एक्यूरेट कैसे हो सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सुरजीत जी, बेसिकली India will always be a complex animal for any kind of the kind of the Western or the constitutional process which we are trying to see. India is always a complex animal, no doubt at all. Okay, पर यहाँ पर this is that's why जैसे economics है, why actually people call economics as an art and why I want to call this data analysis as an art, because art में एक चीज होती है, mathematics, you will say x plus y plus z is equal to some value, you will get that value every time. Whenever you try to do, you will get every time. But in economics and this kind of a science, the x plus y plus z is not going to lead to you, because there are other factors which are going to continuously change every time. So right. That is why, how are you going to, so actually it is an exercise and a challenge for you. ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है कि आपको डेटा तो सिर्फ 20-30% मिलेगा, पर आपको एक 90 to 95% से एक प्रेडिक्शन करना है. दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी जेनरिक, इट्स अ वेरी वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस. जो आदमी उस डेटा सैंपलिंग को एनालाइज करके जो प्रेडिक्ट करने वाला है, इट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन दैट पर्सन. एंड दैट पर्सन, जैसे मैं ज्योतिष की बात में आपको एक टू सम अप, मैं राकेश जी की बात करूंगा कि के एन राव इंडिया के सबसे बड़े ज्योतिषियों में से माने जाते हैं. वो ही इज द काइंड ऑफ मतलब भीष्म पितामह है वो इंडियन ज्योतिषी की. 2005 में मैं उनसे मिला था और उन्होंने मुझे मतलब मैं उनसे मिला था 5 दिसंबर को 2005 में, और उन्होंने जो घटना मतलब जो प्रेडिक्ट करी, मतलब से 25 दिन बचे थे, सोचिए 2005 को वर्ष खत्म होने के, और वो उन्होंने वो 25 दिन के अंदर भी वो डेट बता दी कि ये तुम्हारा भी ये साल के अंदर हो जाएगा. मेरे भाई को फिर मैंने लेके गया, वो मेरे भाई को जो उन्हें प्रेडिक्शन दी वो आज 20 साल में एक भी सफल नहीं हो रही. एक ही डॉक्टर है, 2 मरीज हैं, एक मरीज ठीक हो गया, दूसरा नहीं ठीक हो. हाँ विजय जी आप जरा देर से जुड़े हैं, हमारे पास कार्यक्रम 5 मिनट बाकी है, तो कृपया थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा मैं. हाँ, यहाँ देखिए 2-3 बातें यहाँ ध्यान रखने लायक हैं. एक तो ये सारा क्रम कैसे चलेगा. अब चुनाव से कोई 15-20 दिन पहले तक तो ये लगता था कि एनडीए का कोई विकल्प नहीं है. हाँ. फिर अचानक कुछ रैलीज की इमेज आनी शुरू हुई, तो पत्रकार बंधुओं ने कहना शुरू किया मुकाबला कड़ा है. फिर कहना शुरू किया कि साहब एलजेपी, ये नैरेटिव चला है, और इस नैरेटिव को यही नैरेटिव परिलक्षित हुआ हमारे पोल्स में. और फिर लगा कि मुकाबला कड़ा ही नहीं है, ये तो एनडीए हारने वाला है. तो एक पोलस्टर ने जो एक पोल दिया, छोटी सी बढ़त दी. फिर उसके बाद दूसरा आया, उसने और बढ़त दी. और मजेदार बात है, सबसे बाद में जो आया उसने तो 161 सीटें दे दी. सो मुझे कहीं कहीं ये लगता है कि यदि हम जैसे भारत में और उद्योगों को देखें जहां टीआरपी फिक्स होती है, जहां उद्योगपति और बिजनेसेस जो है जो लॉ को या तौर तरीकों को तरह तरह से अंडरमाइन करते हैं, तो मुझे इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये जो बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, और शायद इतनी जनमत संग्रह करने वाली कंपनियां ब्रिटेन में भी नहीं है जितनी भारत में आ गई है, क्या ये प्रोफेशनली और ईमानदारी से अपना काम भी कर रही है या नहीं. तो हमें ये भी, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार गलत होता है. यूपी में देखिए, यूपी में सब कह रहे थे कि साहब मायावती मुलायम सिंह तो मिल गए हैं, अखिलेश यादव मिल गए हैं, और बीजेपी का पत्ता, लोग ये कह रहे 17 सीटें मिल जाए तभी समझिएगा बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी. और मैं उनसे कहता था कि भाई यदि आपको इलेक्शन का परिणाम जानना है, किसी तो एक उदासीन, किसी शहर में जाइए, एक उदासीन वकील से, एक अर्ध शिक्षित अध्यापक से, एक रेहड़ी वाले से, एक पान वाले से, 10 लोगों से पूछ लीजिए आपको, जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव ना हो उनसे पूछिए, आपको सारा पता पड़ जाएगा. लेकिन
दिल्ली से जाने वाले पत्रकारों को ये बात समझ में नहीं आती। वो ये मान के चलते हैं वी कैन क्रिएट द नैरेटिव एंड वी कैन सेट द इलेक्शन। और इनफैक्ट मैंने देखा है यहाँ पर पत्रकारों को बाद में बधाइयां दी है कि आप फला पार्टी को हराए, बधाई हो आपको। यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जहाँ इस तरह की चीजें होती हो में दंगे हुए, इस तरह के मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे कि भाई ये बात रवीश को बताओ, ये बात जो है राजीव सरदेसाई को बताओ, और ये वाली बात जो है इसको एएमयू में पहुंचाओ। इस तरह की बातें हो रही थी दिल्ली के दंगों। एग्जैक्टली ये थे। फाइनल रिमार्क्स कीजिए राकेश जी, फाइनल रिमार्क्स। जो अभी राणा साहब ने कहा ना, यही मैं अंत तक शुरू से लेकर के फाइनल और शुरुआत मेरा इसी पर है। मैं सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, मुझे साइंस उनका कौन मैकेनिज्म से मतलब नहीं है। अगर आपके दिए परसेप्शन से, आपके दिए रुझानों से, आपके दिए किसी बात से हमारे लोकतंत्र के मुख्य चुनाव प्रक्रिया संदेह में आता है तो आप गलत हैं, आपको मानना पड़ेगा। अभी मनोज झा का बाइट चल रहा है कि मेरे सारे कैंडिडेट जीत गए हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है क्योंकि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। एक राज्यसभा का सांसद जो प्रोफेसर भी है, अनपढ़ नहीं है, जो प्रोफेसर भी है, एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है और मेंबर पार्लियामेंट है, वो इस तरह का बकवास कर रहा है। मैं उसको बकवास कर रहा हूं ये इसलिए कि आपने उसको कल तक जितवाया था तो उसको कहने का मौका मिला। जिस तरह से नैरेटिव सेट की जा रही थी कि एनडीए जीत रहा, अगर वही कल भी होता तो मनोज झा की बात कोई सुनता ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि हम जैसे सीधे साधे लोगों के अगर मस्तिष्क को प्रदूषित कर रहा है आपका पॉइंट व्यू, तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। हमारे पास इतना ही समय था। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि शायद सेफोलॉजी एक तरह का शास्त्र हो, लेकिन शायद विज्ञान नहीं है। और ये शास्त्र जो है, इसमें पूंजी की आवश्यकता है, इसमें गहन अनुसंधान की आवश्यकता है। इसको अगर आपको करना ही है तो आप सतही तौर पे नहीं कर सकते, आपको गहराई में जाना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप गहराई में नहीं जाते हैं तो आप ऐसे संदेश भेजते हैं जिससे कि हमारे देश में जो विश्वसनीय प्रक्रियाएं हैं वो भी संदेह के घेरे में आ जाता है, जैसे कि ईवीएम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा न हो इसके लिए किसी प्रकार का रेगुलेशन हो, क्योंकि हम बैन के पक्ष में नहीं। हम न तो किताब बैन की बात करते हैं, न तो फिल्म बैन की बात करते हैं। अगर ऐसा दुनिया में होता है और सही होता है, लेकिन भारत में होता है तो गलत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें रेगुलेशन की आवश्यकता है। इसी संदेश के साथ आज का ये एपिसोड एक लाइन बस मैं ऐड करूंगा। द आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स साइंस। द आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन इज अ